नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोग कैसे हैं, ये सब कैसे बताएंगे? जरा कमेंट सेक्शन में अपनी एक प्यारी सी मुस्कुराहट भेज के बताइए कि हम एकदम अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। देखिए, अच्छे और बेहतरीन होने के साथ ही एक स्टूडेंट को जरूरत होती है कि वो बहुत एकाग्रता से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता चले और समय समय पर पुरानी चीजों को रिवाइज भी करता रहे। तो चलिए, इसी एकाग्रता के साथ आज हम भारत के संवैधानिक विकास के मूल आधार यानी 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियमों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी हम नई चर्चा शुरू करें तो कम से कम 5 से 7 मिनट पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है उन बिंदुओं पर जरूर फोकस करें। तो चलिए जरा जल्दी से एक रिकैप करते हैं। पिछली बार हमने 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिन्हें हम मॉडले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उन पर बात की थी। याद है ना? परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी और सबसे अहम बात, एक सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई थी। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जरा सोचिए और बताइए कि ये पृथक निर्वाचक मंडल किस समुदाय के लिए था? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या एंग्लो इंडियन? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, मुस्लिम लोगों के लिए। अंग्रेजों का असल टारगेट यही था कि कांग्रेस, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक गहरी खाई बनाई जाए, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। तो इसी ऐतिहासिक बैकग्राउंड के साथ आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे राज्यों के प्रकार समझने से, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देखेंगे, उसके बाद 1935 तक का सफर, फिर खुद 1935 का अधिनियम और आखिर में जानेंगे हमारे संविधान की नींव को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, यानी राज्यों के प्रकार। अब 1919 के एक्ट को समझने से पहले हमें उस समय के हालात को समझना होगा। मेरा एक जनरल सा सवाल है आप लोगों से, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? आप कहेंगे 1914 से लेकर 1918 तक। बिल्कुल। और क्या उस समय हम ब्रिटेन का उपनिवेश यानी कॉलोनी थे? जी हाँ, बिल्कुल थे। अब ये कॉलोनी क्या होती है? यह एक ऐसा कमजोर देश होता है जहां एक शक्तिशाली देश उसके रक्षा, विदेश मामलों और आंतरिक प्रशासन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है ताकि उसका आर्थिक शोषण कर सके। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारत ने ब्रिटेन का सहयोग किया, लेकिन कई लोगों ने कहा कि हम उपनिवेश जरूर हैं, पर यही सही समय है ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने का कि वो भारत को कुछ अधिकार दे। कॉलोनी से एक कदम आगे होता है संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट। इसे एक आंशिक नियंत्रण वाली व्यवस्था कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि शक्तिशाली देश रक्षा और विदेश मामलों को तो अपने हाथ में रखता है, लेकिन जो कमजोर देश है वो अपना अंदरूनी प्रशासन खुद चलाता है। ये पूरी आज़ादी तो नहीं है, पर कॉलोनी से थोड़ी बेहतर स्थिति जरूर है। और तीसरा प्रकार है अधिराज या डोमिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनियन का मतलब है एक ऐसा राज्य जिसका अपने सभी आंतरिक और बाहरी मामलों पर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन वो नाम मात्र के लिए शक्तिशाली देश के सम्राट को अपना प्रमुख मानता है। अब याद कीजिए, 1916 में हमारे देश में होम रूल आंदोलन चला था, जिसे बाल गंगाधर तिलक जी और आयरलैंड से आई एनी बेसेंट जी लीड कर रहे थे। इनकी मुख्य मांग क्या थी? इनकी मांग यही थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि इसी साल 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। एसी मजूमदार जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए थे। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि 1915 में फिरोज शाह मेहता जी का निधन हो गया था, जो इन दोनों दलों के एक होने के सख्त खिलाफ थे। अब इसी डोमिनेंट स्टेटस से जुड़ा इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा मिथक चलता है कि भारत की आज़ादी 99 साल की लीज पर है। दोस्तों, ये एकदम गलत जानकारी है। असल बात यह है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक हमारा नया संविधान लागू हुआ, यानी 1950 तक, भारत कानूनी रूप से एक डोमिनियन था। उस समय की अंतरिम सरकार ने ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शपथ ली थी और इसका किसी 99 साल के पट्टे या लीज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और फिर आता है संप्रभु या सोवरेन राज्य। इसका सीधा सा मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। एक ऐसा देश जो किसी भी विदेशी ताकत के दबाव में आए बिना अपने सारे फैसले खुद लेता है। भारत 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु गणराज्य बना और इसीलिए हम इस ऐतिहासिक दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, 1919 का अधिनियम,
जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। उसी के नतीजे में ये 1919 का एक्ट आया, लेकिन असलियत में इसने 8 प्रांतों में एक द्वैध शासन या डायरकी सिस्टम थोप दिया। इन्होंने क्या किया कि विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे आरक्षित विषय जैसे वित्त, न्याय और पुलिस, जिन पर सीधे गवर्नर जनरल का कंट्रोल था, और दूसरी तरफ थे हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, जो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। मतलब मंत्रियों को जनता के प्रति जवाबदेह तो बना दिया, लेकिन उनके पास इन विभागों को चलाने के लिए फंड्स या असली ताकत थी ही नहीं। लेकिन हाँ, केंद्र के स्तर पर इस एक्ट ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसने पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका यानी बाईकैमरल सिस्टम की शुरुआत की। एक बना उच्च सदन, जिसे राज्य परिषद कहा गया, जिसमें 60 सदस्य थे, और एक बना निम्न सदन, केंद्रीय विधानसभा, जिसमें 145 सदस्य रखे गए। अगर आप ध्यान दें तो यही वो बुनियादी ढांचा है जिसने आज की हमारी राज्यसभा और लोकसभा की मजबूत नींव रखी है। इस 1919 के एक्ट के कुछ और भी बड़े असर हुए। अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो नीति को और बढ़ाते हुए जो पृथक निर्वाचक मंडल था, उसे सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों और एंग्लो इंडियनों तक फैला दिया। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि पहली बार टैक्स देने वाली महिलाओं को सीमित ही सही पर वोटिंग का अधिकार मिला। इसके अलावा इसी एक्ट के प्रावधानों के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना भी हुई थी। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, 1919 से लेकर 1935 तक का सफर। हुआ ये कि 1919 का एक्ट भारतीयों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा, जिसके बाद देश में विरोध काफी तेज हो गया। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, और मजे की बात देखिए, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका जमकर विरोध हुआ, और इसी विरोध के दौरान हमारे लाला लाजपत राय की शहीद हो गए। इसके जवाब में 1928 में भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, और उधर जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगें रख दी। फिर 1930 के दशक में लंदन में गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, और वहीं हुई चर्चाओं के आधार पर 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसने अगले बड़े कानून का रास्ता तैयार कर दिया। तो आप चर्चा करते हैं भाग 4 की, 1935 का भारत शासन अधिनियम। लंदन में हुई उन लंबी चर्चाओं से निकला ये 1935 का अधिनियम अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसका आकार इतना विशाल था कि इसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। लेकिन इसके प्रावधान इतने कड़े और जटिल थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे गुलामी का नया चार्टर तक कह दिया था। इस विशाल एक्ट ने एक बहुत अहम काम किया। इसने शक्तियों को 3 सूचियों में बांट दिया। पहली थी संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे और इन पर केंद्र का कंट्रोल था। दूसरी थी प्रांतीय सूची, जिसके 54 विषय प्रांतों को दिए गए। और तीसरी थी समवर्ती सूची, जिसके 36 विषयों पर दोनों मिलकर कानून बना सकते थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअल पावर्स थीं, जो इन तीनों में कवर नहीं होती थी, वो भारतीयों को नहीं मिली, बल्कि सीधे वायसराय के हाथों में सौंप दी गई। इसके अलावा भी इस एक्ट में कई बड़े ढांचागत बदलाव हुए। प्रांतों में जो द्वैध शासन था, उसे खत्म करके उन्हें स्वायत्तता दे दी गई, और वही द्वैध शासन अब केंद्र में लागू कर दिया गया। एक अखिल भारतीय संघ बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया, जो खैर देसी रियासतों के ना जुड़ने की वजह से फेल हो गया। लेकिन इसी एक्ट के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट बना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और 1935 में ही हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई। 1935 के एक्ट में मिली प्रांतीय स्वायत्तता का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव करवाए गए। और दोस्तों, इसके नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले 707 सीटें जीत लीं और कई प्रांतों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकारें बना लीं। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक जीत थी, वो ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। इन चुनी हुई सरकारों ने सिर्फ 28 महीने तक ही काम किया। क्यों? क्योंकि 1939 में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने किसी भी भारतीय नेता से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। इस तानाशाही के कड़े विरोध में कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, और इस घटना ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, संवैधानिक आधार। इन ऐतिहासिक पन्नों को पलटने के बाद हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है।
अगर हमारे आधुनिक भारतीय लोकतंत्र ने 1935 के इस औपनिवेशिक कानून से इतना कुछ लिया है, जैसे द्विसदनात्मक प्रणाली, शक्तियों का बंटवारा, लोक सेवा आयोग, तो हमारे संवैधानिक ढांचे का कितना हिस्सा असल में एक भारतीय सोच की उपज है और कितना महज एक औपनिवेशिक विरासत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।